संस्कृति और कला को संजोने के लिए और कलाकारों को प्रोत्साहित करने के लिए आपको बता दें कि बुधवार को जो है बिहार कला सम्मान 2025 का आयोजन पटना के होटल मॉल में किया है और तकरीबन 52 कलाकारों को जो है सम्मानित किया गया, जिसमें लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से एक बार फिर से प्रसाद रत्नेश्वर जी को जो है सम्मानित किया गया है। कई पुरस्कार जो है इनके नाम रहा आज तक के इनके कार्यकाल में। कला और संस्कृति विभाग में इन्होंने कई अहम योगदान दिया और एक बार फिर से जो इस बार इनको बड़ा सम्मान मिला है। और हमारे साथ जुड़े हुए हैं इस पॉडकास्ट में प्रसाद रत्नेश्वर, जिनके नाम से ही जो है बिहार की कला और संस्कृति का नाम जो है वह सामने आता है, उजागर होता है, क्योंकि बिहार को कला और संस्कृति के क्षेत्र में इन्होंने कई ऐसे जो है कीर्तिमान स्थापित किए, जिससे देश और दुनिया में जो है बिहार की कला और संस्कृति ने अपना नाम बनाया। हमारे साथ जुड़े हुए हैं प्रसाद रत्नेश्वर जी। सर, सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे चैनल में। बहुत बहुत धन्यवाद पंचे जी। सर, आपके नाम से ही जो है लोग तो आप प्रचलित व्यक्ति हैं, पूर्वी चंपारण से आते हैं और कई पुरस्कार आपने अपने नाम किया है। यदि देखा जाए तो बिहार में 3 वर्षों से जो है ये लंबित पड़ा हुआ था जो ये पुरस्कार है, और 3 वर्षों का पुरस्कार एक ही बार दिया गया है। और आपको तो कई विभागों में जो है कला संस्कृति के विभाग में आप सदस्य रहे, कई वर्षों तक आपने इसमें अपना योगदान दिया। कैसे देखते हैं बिहार में अभी कला और संस्कृति विभाग को, कैसे आप देख रहे हैं? सबसे पहले मैं थोड़ा संशोधन चाहूंगा जी। बुधवार को जो मुझे सम्मान प्राप्त हुआ, उस सम्मान का नाम है राष्ट्रीय स्तर राष्ट्रीय सम्मान। जी। वह सम्मान बिहार सरकार के कला संस्कृति एवं युवा विभाग द्वारा राज्य और राज्य के बाहर के नामचीन कलाकारों को दिया जाता है। तो वह मुझे प्राप्त हुआ है प्रदर्श कला के क्षेत्र में राष्ट्रीय स्तर का राष्ट्रीय सम्मान। और जहां तक लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड की बात है, वह उन प्रदर्श कला के क्षेत्र में जुड़े हुए कलाकारों को दिया जाता है जिन्होंने अपने राज्य में 25 वर्षों तक सेवा दी है कला के क्षेत्र में, और जिनके कार्य का प्रभाव समाज पर पड़ा हो। वह सम्मान भी बहुत प्रतिष्ठित सम्मान है। इसके अलावे 2 सम्मान और दिए जाते हैं जो बिहार के जो जाने माने जो कलाकार हैं विभिन्न विधाओं के, उनके नाम पर दिए जाते हैं। उदाहरण के लिए भिखारी ठाकुर पुरस्कार, वह पुरस्कार एक नवोदित को जो 40 वर्ष की आयु से कम का कोई व्यक्ति है और दूसरा 40 वर्ष से जो ऊपर का व्यक्ति है उसको वरिष्ठ करके यह सम्मान दिया जाता है। तो यह 4 तरह के सम्मान कलाकारों को दिए जाते हैं, कला लेखकों को दिए जाते हैं जो जिन्होंने अपना जीवन का बहुमूल्य समय कला संस्कृति के क्षेत्र में दिया है, एक अच्छे समाज के निर्माण में अपना पूरा योगदान किया है। तो यह बिहार सरकार का कला संस्कृति एवं युवा विभाग देता है। आपने बहुत अच्छा सवाल उठाया है कि कला संस्कृति, बिहार सरकार के कला संस्कृति एवं युवा विभाग के इस सम्मान को आप किस तरह से देखते हैं? जी। तो बहुत अच्छी बात है। देखने के पहले मैं 2 नजरिए का मैं आपसे जिक्र करना चाहूंगा। मुझे आज चेन्नई से एक फोन आया और उन्होंने कहा कि बिहार सरकार वो राष्ट्रीय सम्मान कैसे दे सकती है? बिहार कला पुरस्कार है, बिहार कला पुरस्कार 2025, तो बिहार को बिहार के अंदर के कलाकारों को सम्मान देना चाहिए, बिहार को देना चाहिए, बिहारियों को देना चाहिए। जी। एक दूसरी चर्चा भी इसी सम्मान को लेकर के
कुछ दिनों से पटना में चल रही है। चीन से फोन आ गया है आपको? बता रहे, वह चर्चा भी चल रही है। वह चर्चा यह है कि कुछ लोगों को कहना है कि बिहार जो राष्ट्रीय सम्मान जो दिया जा रहा है, राष्ट्रीय स्तर का राष्ट्रीय सम्मान, वो बिहार के बाहर के कलाकार को क्यों दिया जा रहा है। अब दोनों की विसंगति को देखिए। एक तरफ कुछ लोग ये पूछ रहे हैं बाहर से बिहार में कैसे राष्ट्रीय मिल रहा है, कैसे मिल रहा है, और दूसरी तरफ बिहार के लोग ये कह रहे हैं कि बिहार से बाहर के लोगों को यह क्यों मिल रहा है। तो थोड़ा और स्पष्ट कर दूं आप ये रुचि के लिए, आप काम कर रहे हैं इस क्षेत्र में, आपको जानना चाहिए। जैसे जो सम्मान मुझे बुधवार को प्राप्त हुआ, वही सम्मान शोभना नारायण जी को प्राप्त हुआ है, जो दिल्ली की रहने वाली है। लोग बिहार में उनका जन्म बताते हैं, लेकिन उनका आधार कार्ड और एड्रेस जो लिखा हुआ है स्मारिका में, कॉफी टेबल में, वो लिखा हुआ है दिल्ली का पता है, तो दिल्ली की है। पंडित बिरजू महाराज जी को यह सम्मान दिया गया है, राष्ट्रीय स्तर का राष्ट्रीय सम्मान की मैं केवल बात कर रहा हूं। तो उसमें वो लखनऊ के रहने वाले हैं, उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। इसी तरह तो अभी मेरे साथ ही पिछले वर्ष के लिए, सम्मान के पिछले वर्ष यानी 2023-24 के लिए कल्पना पटवारी जी को यह सम्मान दिया गया है। तो वो असम की रहने वाली है। तो आप हम राज्य बांट सकते हैं, अपनी भावना के अनुरूप राज्य को बांट सकते हैं, लेकिन कलाकार और पुरस्कार को आप नहीं बांट सकते हैं। बिहार सरकार का कला संस्कृति एवं युवा विभाग का मैं प्रवक्ता नहीं हूं, लेकिन एक रंगकर्मी होने के नाते, एक साहित्यकार होने के नाते मैं इस बात को समझता हूं कि बिहार सरकार का कला संस्कृति एवं युवा विभाग वो आमंत्रित करता है, वो इनवाइट करता है प्रविष्टि, आप नॉमिनेशन दीजिए। वो देश भर के लोगों से, कलाकारों से आमंत्रित करता है इस राष्ट्रीय सम्मान के लिए। तो जो लोग अप्लाई करते हैं और जिनका काम के अलावा उनकी ख्याति हो, वे एक नामचीन कला के शब्द लिखा हुआ है उसमें कि आप राज्य या राज्य के बाहर के वैसे नामचीन कलाकारों को यह सम्मान दिया जाता है, जिसका नाम है राष्ट्रीय स्तर का राष्ट्रीय सम्मान। कुल 6 लोगों को ये प्राप्त हुआ है, जो 52 लोग थे उसमें। ये दोनों ही क्षेत्रों में, ये दोनों ही क्षेत्रों में यह सम्मान दिया जाता है। जैसे प्रदर्श कला के क्षेत्र में, तो प्रदर्श कला के क्षेत्र में आपको नाटक, नृत्य, संगीत, गायन, ये विधाएं शामिल हैं वो प्रदर्श कला के क्षेत्र में, जो परफॉर्मिंग आर्ट जिसको कहते हैं, आर्ट्स कहते हैं। और दूसरा है चाक्षुष कला के क्षेत्र, उसमें भी राष्ट्रीय सम्मान यह दिया जाता है और लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भी दिया जाता है इन दोनों क्षेत्रों में। और बिहार कला पुरस्कार जो विशुद्ध राज्य का है वह भी दिया जाता है नवोदित और स्थापित वर्ग, तो यह दिया जाता है सम्मान। तो यह सम्मान की कोटियां हैं, लेकिन किसी भी नाम से सम्मान हो, चाहे वो किसी कलाकार के नाम पर सम्मान हो, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड के नाम पर सम्मान हो, या फिर राष्ट्रीय सम्मान पुरस्कार हो या राष्ट्रीय सम्मान, सभी सम्मान का अपना महत्व है। और मैं आपको यह भी बताना चाहूंगा कि बिहार सरकार के इस कला संस्कृति एवं युवा विभाग के इस सम्मान का, राष्ट्रीय सम्मान का कितना क्रेज है कि इस बार 5 लोग प्रदर्श और चाक्षुष कला मिला करके, ये दोनों कोटियों को मिलाकर मैं कहता हूं, इसमें 5 लोग ऐसे लोग सम्मान लेने के लिए पटना आए जो लोग पहले से जिनको पद्मश्री प्राप्त है। तो इस क्रेज है इस सम्मान का। और इस बार तो, पिछली बार कुछ खराब हुआ है मैं नहीं कहता, लेकिन इतना जरूर कहता हूं कि इस बार का जो इस विभाग के सचिव हैं प्रणव कुमार जी, और इसकी
संयुक्त सचिव और निदेशक हैं श्रीमती रूबी जी, इन लोगों ने जो एक निर्णायकों की एक टीम जो एक गठित हुई विभागीय मंत्री श्री मोतीलाल प्रसाद जी के नेतृत्व में, इस बार इस टीम ने पूरी ईमानदारी के साथ और जो लोग जिन लोगों ने अपनी प्रविष्टि भरी थी, अपना नॉमिनेशन किया था या कराया था, उन पर ईमानदारी पूर्वक विचार हुआ है। नहीं तो ऐसा नहीं है कि सम्मान और पुरस्कार किन्हीं कारणों से विवादों में पहले नहीं रहा हो, लेकिन पुरस्कार समारोह को संबोधित करते हुए प्रणव कुमार जी ने स्पष्ट रूप से यह बात कही कि जब हम काम करने चलते हैं तो हो सकता है कि कुछ गलतियां हों, कुछ आलोचनाएं हों, लेकिन हमारा दृष्टिकोण, हमारी मंशा वो पवित्र होनी चाहिए। और बड़ा अच्छा वातावरण बिहार में बना हुआ है। सर, आपने जिस तरीके से कहा कि ये आयोजन हुआ और इससे जो पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित लोग थे वो भी पहुंचे, तो इससे बिहार का नाम रोशन होता है एक तरह से, बिहार राज्य का भी। तो देखा जाए तो 2 से 3 वर्षों से नहीं हो रहा था, तो कहीं ना कहीं इससे बिहार का भी जो है एक लॉस हो रहा था। इस पर जो कह सकते हैं कि ध्यान देने की बहुत जरूरत है। और आप जैसे लोग जो बिहार सरकार में कई जो कला संस्कृति विभाग में आपने योगदान दिया है, लेकिन उससे हट के देखा जाए, यदि सरकार को ना देखें, तो आपको लगता है कि जिस तरीके से बिहार में कला और संस्कृति का भरमार है, आप जैसे जो विदुषी लोग जो हैं इस क्षेत्र में, तो बहुत ज्यादा इस पर जो है सरकार जो है बहुत ज्यादा ध्यान नहीं दे रही, और भी ध्यान देने की जरूरत है, क्या कहिएगा? क्योंकि 2 से 3 वर्ष गायब होना बहुत जो कह सकते सवाल तो उठेंगे इस पर। देखिए, इस सबसे पहले मैं ये कहूंगा, पुरस्कार पर बात करें, कलाकारों को, जो अच्छे कलाकार हैं, जो पुरस्कार के वैसे प्रणम्य सभी हैं, और कलाकार ही नहीं, कलाकारों के माता पिता भी प्रणम्य हैं, जो अपने बच्चों को इस क्षेत्र में उतारते हैं या उनको प्रोत्साहित करते हैं, सभी प्रणम्य हैं। लेकिन कलाकारों को तो समाज पहचान दे चुका होता है, समाज में उनकी मान्यता होती है। लोग जब वो मंच पर उतरते हैं तो लोग तालियां बजाते हैं, अखबारों में उनकी खबरें चलती हैं, चैनल उन्हें दिखाते हैं। लेकिन सरकार मान्यता समान के रूप में देती है। जब सरकार हमारी सरकार है, सरकारी निर्वाचित सरकार है, लोकतंत्र की सरकार है, हमारे सुख दुख में शामिल सरकार है, तो सरकार जब पुरस्कार देती है तो कलाकार को उसकी मान्यता मिलती है, समाज उसका और आदर करता है और संभावनाओं के द्वार खुलते हैं। और कलाकार तो तालियों का भूखा होता है, देखने वाले ऑडियंस का भूखा होता है, और जब सरकार प्रोत्साहित करेगी तभी तो लोग उनका जो है दृढ़ संकल्पित होते हैं, कलाकार जो है उनकी मनोबल बढ़ती है। देखिए, पहले से जो भी कलाकार होते थे, वो आरंभिक काल से वो सभी राज्याश्रय में उनका भरण पोषण होता था। वो कला की साधना करते थे अपनी कुटिया में बैठ करके, और जो राज्य जो है वो राजा है, और वो लोग उस पूरे परिवार की उनकी देखभाल करते थे, और दरबार में उनका गायन होता था विभिन्न कालखंडों में कई प्रकार से। लेकिन राज्याश्रय हर काल में कलाकारों को रहा है। अब आपने एक बीच में एक बात पूछी कि 3 साल तक यह सम्मान नहीं दिया गया, उससे क्या क्षति हुई, क्या वगैरह हुआ। सरकारें बदलती रही हैं। बिहार का की मैं बात करता हूं, जो लोग बिहार के हैं वो जानते हैं। तो जैसे अखबारों में विज्ञप्ति दे दी जाती है कि आप आवेदन करिए, जब कुछ प्रक्रियाधीन जब कुछ होता है तब तक कोई सरकार बदल जाती है, कला संस्कृति विभाग का मंत्री बदल जाता है, अब आवेदन जो है वो पड़ा रह जाता है, उसका निष्पादन नहीं हो पाता है। लेकिन फिर अभी जो सरकार है बिहार में, तो सरकार ने एक बड़ा काम यह किया है कि बैकलॉग को पूरा करने के लिए वो आगे आई, और वह तमाम बातों को छोड़कर नए सिरे से नई पहल की, और 52 कलाकारों को जो ये सम्मान मिला है, पूरे बिहार में हर्ष का वातावरण है। कोई आदमी नहीं है जो कहेगा कि नहीं, यह सम्मान एकदम ईमानदारी पूर्वक
और सुयोग्य कलाकारों को नहीं मिला है। और दूसरी बात, एक और बात मैं आपको कहना चाहता हूँ। मान लीजिए, आपकी बात मान लेता हूँ कि बिहार बहुत बड़ा है, जहाँ करोड़ों लोग हैं, 11-12 करोड़ लोग हैं या उससे अधिक ही होंगे। चयन करने का आधार देखिए, बिल्कुल स्पष्ट मैं बता रहा हूँ। चयन करने का आधार आपका आवेदन है पहले, या आपके लिए कोई और आदमी आवेदन करता है, तो जो आवेदन आएंगे उन्हीं में से चुनना है। आवेदन भी जरूरी। अच्छा, अब देखिए, पहले यह होता था कि स्वयं वरीय कलाकार गांव-गांव जाकर के, मंडलों में, प्रखंडों में जाकर कलाकार को चुन के रिकमेंड कर देते थे। इसके बाद कभी हुआ होगा वीडियो सीओ के माध्यम से, जिलाधिकारी के माध्यम से यह होने लगा था, लेकिन अब उससे भी ज्यादा पारदर्शी है। आप आवेदन करिए, अपना बायोडाटा बनाइए, अपना इनक्लोजर लगाइए, आपने क्या किया है उसका प्रमाण ये करिए और आप दीजिए। एक्सपर्ट कमेटी आपके प्रमाण के आधार पर आपको देखेगी। आपकी ख्याति है वो अलग है, लेकिन आपके पास अगर प्रमाण पत्र है वो ज्यादा वैध है, वैधानिक है, उसको आप देते हैं तो उसी के आधार पर मूल्यांकन करके होता है। अगर कोई इसमें छूट गए किसी कारण से, तो दो बातें हैं। एक तो खुशी की बात है कि आप ही के समाज के, आप ही के कलाकार बिरादरी को अगर किसी को यह सम्मान मिल गया तो एक आदमी तो कम हो गया ना। आप अगले साल के लिए आवेदन करिए। और मुख्य एक बात मैं आपको बता देना चाहता हूँ, बिहार सरकार का जो यह कला संस्कृति एवं युवा विभाग है, मैं इस आधार पर कह रहा हूँ, आप गौर कीजिएगा मेरी बात को। इस विभाग की स्थापना, बिहार में कला संस्कृति एवं युवा विभाग की स्थापना 1986 में हुई। पहले यह विभाग ये शिक्षा विभाग, मानव संसाधन विभाग के अंतर्गत यह विभाग काम करता है। तो विभाग की स्थापना 1986 में हुई और मैं उसके 2 साल पहले से, यानी विभाग की स्थापना होने के पहले से मैं काम कर रहा हूँ इस क्षेत्र में, कला और संस्कृति के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में। 1984 से 41 वर्ष हो गए। तो इसलिए इस विभाग को मैंने बहुत गौर से देखा है, पदाधिकारियों की कार्यशैली को भी देखा है, कलाकारों की भी पीड़ा और व्यथा को मैंने महसूस किया है, मैंने देखा है। तो देखने के बाद मैं समझा हूं कि एक बार फिर दोहरा रहा हूं कि अभी बिहार में कला संस्कृतियों में युवा विभाग का स्वर्ण काल चल रहा है, जो कभी नहीं हुआ इन वर्षों में। 1986 से लेकर अब तक बिहार की कला संस्कृति के क्षेत्र में जो नहीं हुआ वो हो रहा है। मैं एक छोटी सी बात बताता हूँ। मैं भारत संस्कृति मंत्रालय, भारत सरकार के पूर्व क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र मैं कलाविद सदस्य के रूप में अभी तक था, इसी महीने तक था मैं। तो वो बैठक हो रही थी बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की राजभवन कोलकाता में, माननीय राज्यपाल सीवी आनंद बोस की अध्यक्षता में। उस बैठक में मैंने यह बात कही थी कि बिहार में कितने पशु हैं, कितने तरह के पशु हैं, इसकी जानकारी सबको है, सरकार को भी है, लोगों को भी उनके उसके माध्यम से है। लेकिन बिहार में किस विधा के कितने कलाकार हैं, इसकी जानकारी किसी को नहीं है। तो बहुत ढेर खूब हंसे लोग। संस्कृति मंत्रालय से अपर सचिव आई थी और बिहार के आईएएस बहुत तेज तरह कर्मठ आईएएस अधिकारी हैं, रचना पाटिल जी, जो पहले निदेशक म्यूजियम थी, अब वो वित्त विभाग में है। वो बैठक में उपस्थित थी। सभी लोगों ने इस बात को अप्रिशिएट किया। और देखिए कि अभी जो हमारे नए कला संस्कृति मंत्री मोतीलाल जी आए, इन्हीं के समय में बराबर वो भी इस बात के लिए जाने जाएंगे कि ऑनलाइन कलाकारों का रजिस्ट्रेशन हो रहा है। पहले जिलाधिकारी के यहाँ भी आवेदन लोगों ने दिया था, पहले का नियम था कि जिलाधिकारी के यहाँ सामान्य प्रशाखा में आप आवेदन दीजिए, वहां से उसकी छानबीन होगी
वीडियो से जांच कराई जाएगी और अनुमोदित होकर के यहाँ कला संस्कृति विभाग में आएगा, तो एक निर्देशिका बननी थी जिसमें यह काम होगा। लेकिन यह असफल प्रयास रहा। अभी इतना बढ़िया है कि आप गूगल पर जाइए, क्रोम पर, और आप दबाइए आर्टिस्ट रजिस्ट्रेशन इन बिहार, आर्टिस्ट रजिस्ट्रेशन इन बिहार, पूरा साइट खुल जाएगी और आप 2 लोगों का से लिखवा करके लगा दीजिए कि आप 10 साल से इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं, आप बाकी लगा दीजिए आप अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कलाकार हैं कि राष्ट्रीय स्तर के हैं कि राज्य स्तर के हैं, तो आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, तो आपकी एक आइडेंटिटी हो गई। देर आए दुरुस्त आए कह सकते हैं। इसके अलावे देखिए कि बिहार में जितने पुराने कलाकार हैं, चाहे वो संगीत के हो, नृत्य के हो, गायन के हो, वादन के हो, नाटक के तो है ही, अभी उनकी आजीविका का कोई साधन नहीं है। वो और जाने दीजिए खाने पीने की बात, दवा खरीदने के उनके पास पैसे नहीं है। सरकार ने, बिहार सरकार के कला संस्कृति विभाग ने इतनी अच्छी पहल की है कि अगर आप 50 साल से ऊपर के कलाकार हैं और आपने काम किया है इस क्षेत्र में, तो आपको 3000 रुपए महीने और पेंशन मिलेंगे। अगर आप शारीरिक रूप से अगर सक्षम हैं, अगर बिहार के लोक नाट्य, लोक संगीत, लोक नृत्य या शास्त्रीय या रुक्मी, दोगनी, कोई भी कला आप में अगर है और आप कला गुरु हैं, तो बिहार सरकार पहले चरण में पूरे बिहार में 20 गुरु शिष्य परंपरा योजना के अंतर्गत केंद्र खोलने जा रही है, जो विरासत धरोहर को बचाने के लिए बहुत अच्छी पहल है। तो उसमें गुरु जी को, जो कला गुरु जी होंगे, उनको 15,000 रुपए महीने 2 साल तक मिलेंगे। संगत के कलाकार होंगे उनको 7,500, और जो सीखने के लिए जो आएंगे लोग आगे, उनको 3,000 रुपए का महीना यह मिलना शुरू होने जा रहा है इसी वित्तीय वर्ष। सर, आप तो कला के क्षेत्र के नेतृत्वकर्ता के तौर पर है, इतने समय से इस क्षेत्र में है, देखा जाए तो हो रहा है, अभी हो रहा है, इस चीज को हम भी मान रहे हैं, लेकिन यदि और भी पहले से होता रहता तो बिहार कला के क्षेत्र में और भी ज्यादा जो है अग्रसर होता, और भी ज्यादा ख्याति प्राप्त हो सकती थी। कलाकारों को वो मौका जो मौका अभी बिहार सरकार 2 से 3 महीने पहले ही जो है पेंशन योजना की भी शुरुआत जो है अनाउंसमेंट हुई है, तो यही हमारा कहना है कि ये यदि 20 वर्षों में नीतीश सरकार ने भी बीच में भी 5 वर्ष पहले से भी यदि हो रहा होता तो और भी अच्छा होता। क्या, कैसे देखते हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि सरकार स्थिर रहती है और पदाधिकारियों को भी अपने विभाग में कुछ काम, समय बिताने का, कुछ काम करने का मौका मिलता है, तो उनको भी अपनी योजनाएं बनाने और उसको कार्यान्वित करने का समय मिलता है। लेकिन ये सरकार बदलती रहेगी, इसका पूरा बदलता रहेगा। अस्थिर सरकार, अस्थिर सरकार मतलब ये एक वातावरण ये बना रहता है कि हम जो कुछ कर रहे हैं। इसके अलावा मैं बताऊं, पहले से जो नियमित योजनाएं हैं, जैसे जो कोई कलाकार है बीमार हो गया, उसके लिए दवा दारू की व्यवस्था जो है सरकार के द्वारा कला संस्कृति विभाग की ओर से तरह तरह के अनुदान दिए जाते हैं। पहले जितना कार्यक्रम होते थे उससे अब अधिक कार्यक्रम होते हैं। तो अब थोड़ा आपको भी मैं कहता हूं कि जैसे विभाग है, अधिकारी है, उनकी समस्या यह है कि वो IAS अधिकारी है, वो अभी आपको पता चलेगा कि वो किसी और विभाग में थे और सीधे उठा करके वो कला संस्कृति विभाग में डाल दिए गए। हो सकता है कि उनकी अभिरुचि उसमें हो या नहीं हो, इससे भी और जानकारी भी नहीं रहती है। तो हम लोगों को यह मान लेना चाहिए, हट कर लेना चाहिए कि नहीं, वो हमको खोज लेंगे, हमारे पास वो आ जाएंगे। ऐसा नहीं है। आप जाइए, आप अपने काम के बारे में बताइए, और आपका ये हक है, आप कलाकार हैं और आप एक बेहतर दुनिया के निर्माण के लिए काम कर रहे हैं, तो आपको यह करना चाहिए। इसमें बुरा क्या है? कलाकारों को भी एक्टिव होना पड़ेगा, आगे आना पड़ेगा, और वरीय कलाकार जो लोग हैं उनको आगे आना पड़ेगा, उनको पहल करनी पड़ेगी। और आप, सबसे बड़ी बात है कि हम, ये लोकतांत्रिक व्यवस्था है, हम हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं, आप अपने जनप्रतिनिधि को बता सकते हैं कि आप पटना रहते हैं, आप विधानसभा में जाते हैं,
आप विधान परिषद में जाते हैं अपने कलाकारों को, जैसे बीच में आपको बात याद आ गई मुझको, संजय मयूख जी ने, संजय मयूख जी ने वह काम किया जो पिछले कई वर्षों में किसी विधायक और किसी विधान पार्षद ने नहीं किया। संजय मयूख जी ने वो विधान परिषद में अध्यक्षता सभापति अवधेश नारायण सिंह जी कर रहे थे, उन्होंने कलाकारों की समस्या को उठाया और जो वातावरण था उसमें उनको समय मिलना कठिन था और बहुत ढंग से सुना भी नहीं जा रहा था, फिर भी उन्होंने जो कलाकारों का मुद्दा उठाया, तो अब हम सभी लोगों की मैंने कलाकारों का एक विश्वास संजय मयूख जी की तरफ गया कि हमारी बात को उठा रहे हैं, तो हमें इसके लिए अपनी बात और करनी चाहिए। चलिए, बहुत सारी बातें हुई, लेकिन अब कुछ ये बात भी करते हैं कि प्रसाद रत्नेश्वर जी जो है बहुमुखी प्रतिभा के धनी हैं, साहित्यकार हैं, कवि हैं और पत्रकार भी रहे हैं। सर, कुछ अपने बारे में बताइए जिससे कि जो कलाकार अभी सीख रहे इस क्षेत्र में नए हैं, क्योंकि आपने बहुत समय जो है इस क्षेत्र को दिया है। सर का जो है चंपारण सत्याग्रह पर भी जो है इन्होंने कई किताबें लिखी, उस पर नाटकीय जो मंचन हुआ है पहला बार जो है इन्हीं ने लिखा है, और इनके लिखे हुए जो गीत है वो चीन के बौद्ध मंदिर में भी जो है मठ में उसे सुना जाता है। कुछ बताइए सर अपने जीवन से जुड़ा हुआ ऐसा चीज जो कलाकारों को कुछ सीख दे। बहुत अच्छा, तो मैं आपको 2-3 बातें कहना चाहूंगा। आप जिस क्षेत्र में भी आ रहे हैं जी, समाज में आप जिस रास्ते से प्रवेश कर रहे हैं उसका आपको ज्ञान होना चाहिए। आप अगर अब जैसे नाटक में आ जाना भी मेरा एक संयोग है। मुझे शुरुआत के दौर में आप क्या बने सबसे? मुझे शुरू में मैंने कहानी लिखी थी और बाद में कविताओं की ओर आया, लेकिन मेरे मन में यह विश्वास था कि मैं अभिनय कर सकता हूं, यह बात मेरे मन में थी। संयोग से 1984 की बात है। मेरे छोटे भाई अनुज मुकेश्वर प्रसाद वर्मा, उन्होंने मुझे एक मौका दिया एक नाटक में। सत्येंद्र कुमार सत्येंद्र का लिखा हुआ नाटक था इज्जत, 1984 में। उसमें मैंने काम किया। उस समय संयोग से मोतिहारी रंगमंच पर एक से एक निर्देशक लोग संस्था बना करके काम कर रहे थे, जिनमें मैं उल्लेख करना चाहूंगा, बहुत भावुक हो जाता हूँ याद करके। वो काम कर रहे थे रामशंकर सिंह प्रकाश, वो नाटककार भी थे, निर्देशक भी थे। उसी समय काम कर रहे थे सैदानंद श्रीवास्तव, दीपक सिन्हा, राजेश अस्थाना, मुकेश वर्मा की मैंने चर्चा की। इस तरह के लोग जो हैं, एक हाजीपुर के युवक मंजर खान नुक्कड़ नाटक कर रहे हैं, तो मंजर खान के साथ में प्रोफेसर डॉक्टर रविंद्र कुमार रवि जो एमएस कॉलेज में हिंदी के हेड थे, तो रवि बाबू के साथ और मंजर खान के साथ मुझे काम करने का मौका नहीं मिला, लेकिन बाकी लोगों के साथ मैंने काम किया और मैं नाटक के क्षेत्र में मेरी रुचि हो गई। नाटक में लिखने लगा, लगभग 1 दर्जन मेरे नाटक हैं। पहले लिखना शुरू किए या फिर नाटक में मैंने अभिनय किया। एकल अनिल पतंग का जो नाटक है आज का अभिमन्यु, एकल नाटक मैंने किया। अपने आप को नाटक में साधा, चूंकि लेखकीय प्रवृत्ति का आदमी हूँ, शुरू से लिखना पढ़ना पसंद रहा है, तो नाट्य लेखन की ओर मैं उतरा और मैंने नाटक में एमए किया। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय से नाटक में एमए किया। एमए करने का मेरा स्पेशल पेपर जो है उसमें नाट्य लेखन था। डॉक्टर अविनाश मिश्र जी वहाँ पढ़ाते थे नाटक, उन्होंने भी बहुत प्रोत्साहित किया और मुझे प्रथम स्थान वो प्राप्त हुआ। मैंने वो प्रथम फर्स्ट क्लास जिसे कहते हैं उसे मैंने प्राप्त किया। प्री पीएचडी मैंने की और उसके बाद मैंने राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय नई दिल्ली पर शोध कार्य में करने लगा। उसके बाद मैंने उस पर थीसिस तैयार की और वो थीसिस जो मेरी प्रकाशित हुई है, इसका नाम है जनपदीय राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय जनपदीय संदर्भ में
और इसके अलावा मेरी 4 पुस्तकें और आई हैं। एक पुस्तक का नाम है बेचिराग, वो हिंदी कविता संग्रह है। दूसरी किताब है आपको लड़कियों के कपड़े, वो हिंदी गजल संग्रह है। इसके अलावा नीलही कोठी है, जिसमें 5 मंचीय नाटकों का संग्रह है। उसमें एक नीलही कोठी नाटक है जो चंपारण सत्याग्रह, अंग्रेज नीलोरों द्वारा निरीह किसानों का शोषण और चंपारण सत्याग्रह के पूर्व की स्थितियां और बाद की स्थिति, मुक्ति पर महात्मा गांधी का आगमन, इन सारे विषयों को लेकर के वो लिखा गया है। 1987 से वह मंचित होता है और अनेक विद्वानों का मानना है, एक्सपर्ट लोगों का, कि वह नीलही कोठी अपने विषय के लिहाज से लिखा गया विश्व का पहला नाटक है। उस नाटक के अलावे उस संग्रह में नीलही कोठी नाटक के अलावे नीलही कोठी नाट्य के संग्रह में जो ये सब नवारंभ प्रकाशन से प्रकाशित है, मधुबनी, पटना और दिल्ली के प्रकाशक हैं अजीत आजाद जी, बहुत अच्छे प्रकाशक हैं और साहित्य अकादमी से पुरस्कृत लेखक भी हैं। तो उन्होंने भी लिखा है इस पर। पटना के डॉक्टर शंकर प्रसाद जी, जो बिहार संगीत नाटक अकादमी के अध्यक्ष रहे हैं, उन्होंने इसकी भूमिका लिखी है। इसके अलावा आपको नाटक आदमखोर फैसला है, जो शारजाह में 16 भारतीय रंगकर्मियों को फांसी की सजा सुनाए जाने का विरोध करता हुआ वह एक वकालत करता हुआ एक नाटक है। इसके अलावा उसमें पटना टाइम्स नाटक है, जो पत्रकारिता में भ्रष्टाचार और ईमानदार पत्रकारों पर हो रहे हमलों का विरोध करता है। चलिए, इससे याद आया कि पत्रकार भी आप थे। कब थे पत्रकार? मैं बता रहा हूँ जी, पत्रकार रुचि का आदमी रहा हूँ, क्योंकि लिखने पढ़ने से रुचि रही है। मैं किसी संस्थान में पत्रकार का काम नहीं किया, लेकिन इस बात का मुझे गर्व है कि मेरे साथ जो लोग नाटक करने के लिए आए, मेरे साथ जो साहित्य पर बात करने के लिए जो छोटे भाई युवा पीढ़ी के लोग आए, आज अनेक अखबारों में वो संपादक हैं और चैनलों में हेड हैं और बड़े बड़े पदों पर वो काम करते हैं। तो इस तरह 5 नाटकों की मैं आपको बात बता रहा था। इसी तरह उसमें एक नाटक है राजनीति का स्वांग, और उसमें एक और नाटक है महाजन नाटक है। इसके अलावा मैं आपको बताऊं कि एक मेरी उसी के साथ पुस्तक है थारू विश्व की एक नई सभ्यता। देखिए, काम करने के दौरान जब काम करने लगता है तो किसी फिल्म में एक संवाद था, संयोग से मैंने वो फिल्म देखी, तो उसमें सवाल था कि जब आप प्रेम करने लगते हैं तो कायनात आप दोनों को मिलाने के लिए साथ देने लगती है। मैं समझता हूं कि जब इसी प्रकार होता है कि जब आप शोध के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में काम करने लगते हैं तो कोई ऐसी शक्ति है जो आपको सहायता करती है। अब मुझे जाना था 2009 में चीन जाना था मुझे द इंटरनेशनल यूनियन ऑफ एंथ्रोपोलॉजिकल एंड एथनोलॉजिकल साइंसेज का 16th वर्ल्ड कांग्रेस था। वहां चीन का एक प्रांत है यूनन, जिसकी राजधानी है कुनमिंग। उसी में मुझे जाना था एक रिसर्च पेपर पढ़ने के लिए। वो एंथ्रोपोलॉजी ऑफ वाटर टॉपिक था उसके अंतर्गत, और उसी में मुझे नदियों पर आपको करना था काम। तो मैं काम कर रहा था गंडक नदी जो नेपाल से निकल करके और इधर आती है बिहार में प्रवेश करती है, मैं उसमें काम कर रहा था। काम करते करते थारू पर मैंने पहले भी काम किया है और मुझे बहुत लोग मानते हैं कि मैं थारू एक्सपर्ट हूँ। कई IAS अधिकारी लोग जो बिहार में सचिव स्तर के हैं, उन लोगों को भी थारू पर काम करना था तो वो लोग मेरी सेवाएं ले चुके हैं। तो जब मैं काम कर रहा था थारू पर, तो उसी समय मुझे ये क्लिक किया, ये थारू ये जनजाति नहीं है, ये थारू तो एक सभ्यता है। जैसे बचपन से पढ़ते आए हैं कि सिंधु नदी की घाटी में भारतीय सभ्यता का विकास हुआ है, उसी तरह मैंने स्थापना यह दी पूरे विश्व समुदाय के सामने
चीन में कि नेपाल से निकलने वाली गंडक नदी घाटी में भी एक सभ्यता विकसित हुई है जिसे थारू सभ्यता के नाम से जाना जाना चाहिए। मेरा यह भी मानना है कि भारतीय सभ्यता जो है वो कई छोटी छोटी सभ्यताओं का योग है, मेल है। तो यह मैंने दी और यह शोध पत्र मैंने जाकर के प्रोफेसर डॉक्टर एस नारायण जो एन सिन्हा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज के डायरेक्टर थे, उनके निर्देशन में मैंने वो शोध पत्र तैयार किया। और मैं चीन में जाके संयोग से नारायण साहब नहीं जा सके, मुझे अकेले ही जाना पड़ा चीन। वहां जाकर के मैं शोध पत्र पढ़ा और मेरे लिए भी यह सौभाग्य प्रकृति ने साथ दिया। मैं एक पैनल और एक सेशन की मैंने वहां अध्यक्षता की और मेरी अध्यक्षता में चीन, जापान और अन्य कई देशों के स्कॉलरों ने रिसर्च पेपर पढ़ा और बहुत चर्चित वहाँ के जो जितने जर्नल हैं उसके अपना जो सोवेनियर था, जितनी किताबें थी, सब में एब्स्ट्रैक्ट जो है मेरे रिसर्च का एब्स्ट्रैक्ट छपा हुआ है और ये सब प्रकाशित है। इसके अलावा मैं अंत में आपको ये जानकारी देने के लिए काम कहूँगा, पुरस्कार काम करने के लिए जब हम चलते हैं तो पुरस्कार बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है। अब देखिए जाने अनजाने में कुछ ऐसे काम हो गए जो पुरस्कार आपके पास चलते रहे। 2003 में दिल्ली में कोई बिहार महोत्सव नहीं होता था, न तो सरकारी और न गैर सरकारी। मैं 2003 में दिल्ली गया और बहुत पैसे लेकर के नहीं गया, उस समय मेरे पास बहुत पैसे नहीं होते थे, लेकिन अपने दिल्ली के मित्रों का मैं उल्लेख करना चाहूंगा जो बहुत प्रिय टेलीविजन इंडिया के जो डायरेक्टर हैं, सुहेल खान साहब, तनवीर हसन साहब और भी अनेक लोग थे जिन लोगों ने उस समय हमारे मोतिहारी के सांसद, बाद में पूर्वी चंपारण हो गया संसदीय क्षेत्र, श्री राधा मोहन सिंह जी और से ब्रजेश सिंह जी, राकेश वर्मा जी, आमोद कंठ जी जो डीजीपी रह चुके हैं, डीजीपी रहने के साथ प्रयास संस्था के वो फाउंडर हैं और बहुत बड़ा काम कर रहे हैं चाइल्ड राइट के क्षेत्र में। उन्होंने ऐसे कई लोगों ने मेरी सहायता की और पहला बिहार महोत्सव दिल्ली में मैंने 2003 में इस्कान ऑडिटोरियम में वहां पर जाकर के किया और पूरे बिहार से 400 लोक कलाकारों को लेकर गया था। ना मेरे पास पैसे थे उस समय, मेरे पास न मोबाइल था, न उस समय मेरे पास कोई विजिटिंग कार्ड था, लेकिन अद्भुत सफलता मिली उसी समय बिहार कोशिश आपकी कभी रुकी नहीं। इसके अलावा चंपारण में मैंने चंपारण महोत्सव की शुरुआत 1991 में 27 चंपारण महोत्सव सफलतापूर्वक हो चुके हैं और वो भी बिना किसी सरकारी अनुदान के। अभी 2024 में हम लोगों ने दिल्ली में बिहार महोत्सव किया है। हम लोगों ने उसमें बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा जी गए थे, सतीश चंद्र दुबे जी केंद्रीय राज्य मंत्री हैं, वो गए थे, जनक जी हैं जो यहाँ मंत्री हैं बिहार सरकार में, और ढेर सारे कलाकार पटना से और गए थे और अपार सफलता उसको मिली। तो आप काम करने चलते हैं तो अनायास आपसे कुछ काम हो जाते हैं। तो मैं जिन कामों के लिए याद किया जाऊंगा, जिन कार्यों के लिए याद किया जाऊंगा, उनमें दिल्ली का बिहार महोत्सव और संयुक्त चंपारण महोत्सव शामिल है। बाकी तो मैंने कविताएं करता हूं और साहित्य में मगन रहता हूं, कला संस्कृति में रहता हूं और कोई दुख यहाँ बताने की बात नहीं है, लेकिन मैं आपको बता देता हूं कि मैं मृत्यु के द्वार से लौटा हुआ आदमी 2017 तो लौटा हुआ आदमी हूं, लेकिन जिंदगी की जंग भी जो है वो आपने जीत ली। तो ईश्वर ने मुझे रखा है तो किसी काम के लिए रखा है और पूरी ईमानदारी से बिहार की कला संस्कृति और साहित्य के लिए काम करता हूं। और मैं यही चाहता हूं कि आप मेरे लिए ईश्वर से प्रार्थना कीजिए कि थोड़ा स्वस्थ मैं रहूं और मैं नई पीढ़ी के कलाकारों के लिए, रंगकर्मियों के लिए मैंने बहुत कुछ सोच के रखा है, मैं उस दिशा में काम करना चाहता हूं।
2017 में सर को सेकेंड स्टेज का जो है कैंसर जो है देखा गया था और बाद में जो इनका इलाज चला। अभी सर आप ठीक है ना? जो आपके देखने वाले हैं वो जरूर जानना मैं उसी समय ठीक हो गया। ठीक हो गया। तो संयोग देखिए मैं बताता नहीं हूँ कि अगर आपको अंदर से अगर आपको इच्छा शक्ति है जी, अगर आपको ईश्वर पर विश्वास है तो आपको प्रकृति निश्चित रूप से साथ देती है और मददगार लोग आपके साथ रहते हैं। संयोगवश देखिए कि पैसे भी नहीं थे और अच्छा डॉक्टर भी चाहिए था। संयोग देखिए कि आपकी एक बयान भी आई थी कि डॉक्टर कभी भी डॉक्टर और डाकुओं को ये नहीं बताना चाहिए कि हमारे पास इतने पैसे हैं। तो संयोग से मुझे डॉक्टर संजय शर्मा मिल गए भोपाल के। वो प्रतिभावान आदमी है। बाकी वो टाटा मेमोरियल भी रिफ्यूज कर चुका था। वो कह चुका था कि आपको 3 आर्टरी में ब्लॉकेज है, आपका अटैक आ जाएगा। हम लोग क्या करेंगे? किसी कैथ लैब में जाइए। टाटा मेमोरियल से रिफ्यूज में आदमी हूँ। संयोग से मिल गए मुझको एशियन कैंसर इंस्टीट्यूट में डॉक्टर संजय शर्मा भोपाल के। उन्होंने हिम्मत की और वो बड़ी आंत के ऊपर ट्यूमर कैंसर था, उसको उन्होंने काट के निकाल दिया, थोड़ा ज्यादा ही काट के निकाल दिया और कोई केमो नहीं, कोई रेडिएशन नहीं, आवाज में वही दम खम। आपकी दुआओं से ईश्वर करे आप स्वस्थ रहे। और लगातार लगा हुआ हूँ साहित्य के क्षेत्र में। मेरी 2-3 और नाटक, एक लघु कथा संग्रह, ये सब प्रकाशित होने वाला है। और जीवन को मैं सबको कहता हूँ, चाहे कोई भी अभाव हो, कोई चिंता हो, चिंता मुक्त रहने का प्रयास कीजिए, खूब हंसिए। आप देखिए किसके जीवन में समस्याएं नहीं है, सबके जीवन में समस्याएं हैं, लेकिन एक कलाकार ही, एक रंगकर्मी ही अपने दुख को भूल करके समाज के चेहरे पर हंसी ला सकता है। वह कलाकार बिरादरी है और कलाकार बिरादरी की सदा जय होनी चाहिए। समाज और सरकार दोनों को उसका संरक्षण करना चाहिए। एक अंतिम सवाल सर, लोग जरूर जानना चाहेंगे, इतने बड़े कलाकार हैं आप और कलाकारों की मंशा मुंबई तक जरूर पहुंचती है और आप भी पहुंचे थे मुंबई। कभी ये इच्छा हुई कि हम फिल्मी दुनिया में भी जो है वहां तक का सफर तय करें, या फिर जो रंगमंच तक ही रहने का जो है आपका मन था? आखिर इसको लेकर कभी आपने सोचा था कि फिल्म दुनिया में जो है हम वहां तक भी पहुंचे? फिल्मों से भी मेरा लगाव और जुड़ाव रहा है। आप पहुंचे भी थे मुंबई शायद? मुंबई में मैं फिल्म राइटर्स एसोसिएशन है जी, उसका मैं मेंबर था। कई वर्षों से मैंने कार्ड का रिन्यूअल नहीं कराया। और मुकेश वर्मा जो है मेरे छोटे भाई हैं जी, तो वो शुरू से कला संस्कृति के क्षेत्र में वो इंजन रहे और मैं रहा डब्बा। लेकिन मैं जब इंजन बना तो मेल तूफान एक्सप्रेस का इंजन बना, लेकिन उनके निर्देशन में जो कुछ फिल्में बनी उनमें मैंने अभिनय करने का प्रयास किया। लेकिन मैंने अपने अनुज को बता दिया था कि अगर मुझसे कुछ भूल हो जाए तो डांटना नहीं है। डायरेक्टर लोग बहुत मारते हैं, वो मेरे भाई जो है बहुत खतरनाक डायरेक्टर है, चप्पल ही चला देते थे नाटक रिहर्सल में। तो मैं उनके साथ काम करना नहीं चाहता था, मैं राजेश सस्ताना के साथ काम करता था। मतलब अपने अनुज से ही तो मैंने कहा कि नहीं ठीक है अपना काम करते। तो कुछ फिल्मों में मैंने काम किया। एक पटना में राम बाबू जी माई फिल्म बना रहे थे, उसमें भी उदय श्रीवास्तव मेन खलनायक थे। उनको 4 गुंडे उनके थे लंबे तगड़े, हीरोइन का अपहरण कर लेते हैं दुर्गा पूजा के मंडप से। उसमें एक गुंडा मैं बना था। मतलब मंशा थी कि हाँ, एक डॉक्टर बना था, एक अछूत टेलीफिल्म में उसमें बना था। लेकिन मैं आपको बताऊं मेरी रुचि जो है फिल्मों में नहीं है। क्यों नहीं है मैं अभी बता, फिल्म वाले नाराज नहीं होंगे। तो उनका जो उनके जीवन की जो शैली है, उनका जो कल्चर है, उनका जो मैंने क्या कहें तौर तरीका है आपस में मिक्स होने का, जो बात करने का, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। मेरा नाटक एकदम स्वच्छ है, नाटक अच्छा है और एनवायरनमेंट आपको बहुत पसंद नहीं है। इसलिए कि महान एक कथाकार नाटककार हुए हैं ब्रेख्त ने जो रंगकर्मियों के बारे में जो कहा है, वो जिसे याद रहेगा वो कभी अपनी संस्कृति को
और अब वो सदाचार को नहीं भूल सकता है। ब्रेख्त ने कहा है, ब्रेख्त ने यह बात कही है कि जो रंगकर्मी हैं वो आकाश से उतरे हुए देवदूत हैं, उनको देवता ने भेजा है। समाज में जो विसंगतियां हैं उनको दूर करने के लिए उन्होंने, देवता ने हमको भेजा है। तो देवता ने जिसको भेजा है वो रंग कर्म की दुनिया में आए हैं, नाटकों की दुनिया में आए हैं, तो उनको कुछ अपना उदाहरण प्रस्तुत करना है। तो आचरण की शुद्धता होनी चाहिए, वाणी की विनम्रता होनी चाहिए और सृजनशीलता होनी चाहिए। चलिए, बहुत अच्छी बात है और तमाम इनसे जुड़ी हुई चीजों को हमने आपको बताया। बहुत कुछ आप सीखेंगे, यदि आप कला और संस्कृति के क्षेत्र से जुड़े हैं तो बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और अभी भी सर स्वस्थ रहे और आप सभी को ऐसे ही हम इनसे जुड़े हुए किस्से कहानियां बताते रहेंगे। और बहरहाल खबरों में